स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम गुडविल कर रहे थे और गुडविल में जो हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे वो सारे कल कर लिए थे। तो थ्योरी पोर्शन जो था वो हमने कल पूरा कर लिया था। आज हम जो करेंगे वो बेसिकली अभी तो थ्योरी ही है, पर जो अभी हमारा जो टॉपिक बचता है उसके अंदर उस थ्योरी पोर्शन में ही वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कि हम गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे। तो यहाँ आप पाओगे मैंने जो है लास्ट जब वीडियो को एंड कर रहा था तो जब भी आपको बताया था कि बेसिकली 3 मेथड हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो उनका इंट्रोडक्शन दे दूं आपको एक तरीके से। एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम गुडविल को वैल्यूएट करेंगे, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। दूसरे मेथड में हम सुपर प्रॉफिट के थ्रू उसको इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यूएशन उसकी निकालेंगे। और तीसरे में हम कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करेंगे। तो ये तीनों मेथड हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ें। उससे पहले आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को भी साथ के साथ प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहे। और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा टॉपिक हमें क्या बताता है। तो चलिए, तो गुडविल जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। अब देखते हैं कि वो मेथड्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम गुडविल को मॉनेटरी टर्म में निकालते हैं। तो वो कहलाते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसमें सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या होता है, क्योंकि गुडविल को निकालना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो और वो एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, ये हम जानते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसको एक्यूरेटली एसेस कर पाएं। तो हम कोई ना कोई तरीके जरूर यूज करेंगे, मेथड जरूर करेंगे, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि उस फर्म की वैल्यू उतनी ही होगी। बट हमें क्योंकि वैल्यूएशन करना होता है तो हम कोई ना कोई एक तरीका चुन लेते हैं। तो द मेथड बाय विच गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड मे बी स्पेसिफिकली डिसाइडेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है वो डिसाइड करेंगे, या अगर कोई नया आने वाला है तो उसके साथ मिल बांट कर हम डिसाइड करते हैं कि जो ये मेथड हम देखेंगे अभी, इनमें से किसके थ्रू हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करें। तो वो मेथड कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला जो है हम पढ़ेंगे इसमें वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जहां पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बेस पर गुडविल को निकालते हैं। अभी देखते हैं कैसे निकलती है। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट। तो वो सुपर प्रॉफिट भी देखेंगे, मैं आपको अभी बता चुका हूँ, सुपर प्रॉफिट बता रहा था क्या होता है, फिर पढ़ेंगे दोबारा से। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 3 मेथड अभी हमारे पास हैं इस साल हमारे कोर्स में, जिनके बेस पर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि तीनों मेथड के थ्रू हम गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहले मेथड पर चलते हैं। पहला मेथड जो है हमारा वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जहां पर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो इस मेथड के अंदर जो है गुडविल जो वैल्यू की जाती है वो एग्रीड नंबर ऑफ ईयर, ये मिलेगी आपको कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि हम एक आपस में हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट होगा कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हम इतने लेंगे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ये वो होता है कि हम कितने साल माने के बिजनेस को एक तरीके से खरीदा हुआ है या बिजनेस चल रहा है एक तरीके से, तो वो उसकी एक एवरेज निकाली जाती है, वो देखी जाती है। तो क्वेश्चन में गिवन होता है। और एक हमें दूसरी जो चीज चाहिए वो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और इन दो चीजों पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो ये जो टाइप है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये ज्यादातर बेस्ट सूटेड होता है। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, ये एक एजम्पशन पर बेस्ड होता है कि जो नया बिजनेस होता है, जिसने अभी बिजनेस को चलाना शुरू किया है, ज्यादा पुराना वो बिजनेस नहीं हुआ है, will not be able to earn any profit during the first few year। तो शुरू के कुछ सालों में, तो आप लोगों को पता ही है, जब बिजनेस को सेटअप किया जाता है तो शुरू में वो प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा लें, ऐसा बहुत रेयर चांसेस में होता है। इवन मैं ज्यादातर ये देखा जाता है कि शुरू के सालों में लॉसेस भी होते हैं या हम बस सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो बिजनेस बिल्कुल नए होते हैं और उसमें हमें अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होता है तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं।
एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि, और ये एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो हम एवरेज प्रॉफिट बार बार बोल रहे हैं वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। उसके अंदर जो भी प्रॉफिट हो वो हमारे बिजनेस को चलाने से संबंधित हो। तो इसको हम एक सरल भाषा में ये कह देते हैं कि वो ऑपरेशनल प्रॉफिट होना चाहिए। ऑपरेशनल का मतलब जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसको चलाने से संबंधित। अगर मेरा बिजनेस कंप्यूटर को बेचने का है तो कंप्यूटर को बेचने से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसी को मैं इंक्लूड करूं तो वो ऑपरेशनल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालें तो कोई भी अगर एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जैसे किसी एसेट को बेचने से मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, तो मैं उसको उसमें प्लस नहीं कर सकता, वो माइनस होगा। ऐसे ही अगर मुझे अबनॉर्मल लॉस हो जो नॉर्मली नहीं होता, जैसे मेरा जो माल है, गुड्स हैं, वो जल गई या वो चोरी हो गई या ऐसा कोई और लॉस जो नॉर्मली नहीं होता, जो बिजनेस को चलाने से संबंधित लॉस नहीं है, तो वो कभी माइनस भी नहीं होगा। तो ना तो अब एबनॉर्मल प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है जब एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, और ना ही अबनॉर्मल लॉस को कंसीडर किया जाता है। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अबनॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करोगे और अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करोगे और अबनॉर्मल लॉस को आप प्लस करोगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ही हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा दूंगा। अभी आप सिर्फ इसको याद रखिए, सो दैट जब मैं आपको बताऊं तो आपको याद रहना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक चीज़ माइनस होती है और एक चीज़ प्लस होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो दो टाइप हैं हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड में। जो पहली जो टाइप है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जो सिंपली निकालता है। तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। तो सबसे पहले हमें वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है हर साल का, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट दिया है, अगर कुछ अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉस है तो वो प्लस माइनस करके आप सबसे पहले हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। और लॉस भी है तो लॉस निकाल लीजिए, जो भी कंडीशंस हैं उसके बेस पर। सेकंड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब आप इसका टोटल कर लो, उस नॉर्मल प्रॉफिट जो हर साल का निकला है आपका। फिर उसके बेस पर आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा किससे? नंबर ऑफ ईयर्स से। कितने साल का एवरेज ऐसे ही निकलती है ना भाई। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो 5 साल का प्रॉफिट है और 5 साल का प्रॉफिट जो है वो 5 लाख बैठा, ठीक है, तो मैं कितने साल कह रहा हूँ? 5 साल। प्रॉफिट कितना कह रहा हूँ? नॉर्मल प्रॉफिट कितना कह रहा हूँ? 5 लाख। तो फिर मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? 5 लाख को 5 से डिवाइड कर दूंगा और मेरी जो एवरेज आएगी वो 1 लाख आ जाएगी। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकल जाए तो लास्ट जो स्टेप बचता है वो गुडविल को निकालने का बचता है। गुडविल कैसे निकलती है? जो ये 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट मेरा आया ये, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते हैं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ये आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा था कि जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हैं वो 3 हैं, तो आप 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल जो गुडविल निकल के आएगी वो 3 लाख आएगी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, भविष्य में ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम जो बेसिकली गलतियाँ करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि इस गुडविल को ये नहीं समझ पाते कि ये गुडविल किसकी आई है, ठीक है। तो वो निकाल तो लेते हैं गुडविल, पर उनको ये समझ में नहीं आता गुडविल है किसकी। तो यहाँ समझना कि जो इस तरीके से हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन हमारी गुडविल जो निकाल कर देगी वो फर्म की निकाल के देगी, वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल नहीं हो सकती। ये आपको समझना है, और ये मैंने आपको इसलिए अभी बताया है क्योंकि आगे जब हम बार बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं तो उसमें हमें पार्टनर का शेयर निकालना होता है, तो हम फर्म के शेयर को ही या फर्म की गुडविल को ही पार्टनर की गुडविल मान लेते हैं। तो ये जो मेथड हमने यूज किया इससे जो गुडविल आई है वो फर्म की गुडविल आई है, ये आपको ध्यान में बैठा लेना है अभी से। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो हम देखते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट का सेकंड मेथड है वो क्या है। तो देखते हैं सेकंड मेथड हमें क्या बताता है। सेकंड मेथड जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ आप अलग अलग साल को वेटेज दोगे,
और वेटेज दोगे इस बेस पर कि क्या प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ये आप एक चीज़ ये समझिए कि ये जो ये वर्ड है ये और है, ऑफ नहीं है। तो या तो आपका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा होगा या वो कम हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसी भी कंडीशन हो, हमें उस हिसाब से हर साल के प्रॉफिट को एक वेटेज दे देनी पड़ती है, जो हम पिछले वाले में नहीं देते थे। हमने पिछले वाले में जितना प्रॉफिट था उन सबका टोटल किया और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, तो वहाँ कोई वेटेज नहीं दी, मतलब कि वहाँ हमने किसी को भी ज़्यादा नहीं माना, मतलब किसी के प्रॉफिट की वैल्यू को ज़्यादा नहीं देखा और ना ही किसी की प्रॉफिट की वैल्यू को कम देखा। तो वहाँ सबको इक्वली वेटेज दी हुई थी, यहाँ पर हमें उसको वेटेज देनी होती, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और ये वेटेज हम किस बेस पर देते हैं? म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो ये वेटेज किसको ज़्यादा वेटेज दी जाए, किसको कम दी जाए, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्टनर आपस में क्या डिसाइड करते हैं, ये उस चीज़ पर डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं आपकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ अपनी तरफ से कि मेरे पास जो है ये 3 साल हैं और इन 3 साल में ये अलग अलग प्रॉफिट है जो हमें गिवन है। मान लिया यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट है हमारा, यहाँ हमारा वो प्रॉफिट इंक्रीज कर 40 हो गया और नेक्स्ट ईयर इंक्रीज कर 50 हो गया, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम सीधा मतलब कि एवरेज वाले में तो क्या करते थे, तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहाँ ऐसा नहीं किया जाता, यहाँ वेटेज दी जाती है। तो वेटेज पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, उसके बेस पर डिसाइड होती है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा वेटेज कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो जो मैंने आपको ये गिवन कराया है ये अभी मेरा वही नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ कुछ भी अबनॉर्मल नहीं था, तो इसलिए हम इसी को क्या मानेंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट मानेंगे। तो हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट एसेस किया जाता है, वो आ गया। फिर हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना होता है। ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है, अब इसको वेटेड प्रॉफिट निकालो। तो वो कैसे निकलता है, ये उसका फार्मूला है कि जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है या लॉस है फॉर दैट मैटर, उसको जो भी उसकी वेटेज है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो पार्टनर्स ने वेटेज डिसाइड की कि हम इसको वेटेज 1 देंगे, इसको वेटेज 2 देंगे और इसको वेटेज 3 देंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गुड रेपुटेशन बनती जा रही है, गुडविल बनती जा रही है, तो हम जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको ज़्यादा वेटेज देंगे। तो ये इसकी वेटेज हो गई। तो अब हमें वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है कि आप प्रॉफिट को उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ये 30,000 की फिगर आएगी, यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने की फिगर आएगी, 80,000 की। और अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो कितने की फिगर आएगी, 1.5 लाख, 1,50,000। तो ये फिगर आ गई हमारी, जो ये कह रहे हैं कि वेटेड प्रॉफिट निकालिए। आगे क्या किया जाता है देखिए, अब हम निकालेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो इसका टोटल कर लीजिए तीनों का। तो जब हम तीनों का टोटल करते हैं तो हमारा जो टोटल आता है वो 2,60,000 आता है। तो 1,50,000 प्लस 80,000 और प्लस 30,000, मतलब कि इन तीनों को अगर हम प्लस कर लें तो ये वो फिगर हमारी आ जाती है। तो पहले ये निकाला जाता है नेक्स्ट स्टेप में। अब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए। यहाँ पर मैंने वेटेड वर्ड जो है वो नहीं लिखा, आप ऐसे ही लिखोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो कितना है हमारा 2,60,000 डिवाइडेड बाय क्या, टोटल ऑफ वेट का टोटल, इन तीनों का टोटल। तो 3 + 2 + 1 6। तो आप इस फिगर को किससे डिवाइड करोगे, 6 से। जो भी प्रॉफिट अब आपका आएगा वो आपका आएगा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कितना आया अभी देखते हैं। ये आया 4203, फिर 3 आएगा
फिर 3 आएगा और फिर एक 3 और 0.33 आएगा। तो 0.33 लेने की तो ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही ले लीजिए, क्योंकि राउंड ऑफ किया जाता है। ऐसी कोई भी फिगर आए तो हमें उसको राउंड करना पड़ेगा। तो राउंड में अगर वो 0.5 से नीचे है तो वहीं पर जो पिछली वर्ड है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0.33 आ रहा था। तो जो 0.5 से नीचे है तो हम यही फिगर लेंगे। अगर ये 0.5 से ऊपर हो जाता तो हम 1 रुपया यहाँ पर बढ़ा देते और इसको 4 कर देते। तो अभी हम कितना लेंगे, इतना लेंगे। तो ये आ गया हमारा टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो फिर हमारी गुडविल की वैल्यूएशन निकालना होता है। तो जो भी ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया हमारा, कितना आया, 43,333 रुपये। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन होते हैं, जो हमने वेट एवरेज प्रॉफिट में भी देखा था। मान ले यहाँ इस केस में क्वेश्चन में गिवन है 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से आप फिगर को निकाल लो। तो ये फिगर आ गई। तो ये तरीका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड गुडविल को वैल्यू करने का। तो ये दोनों मेथड जो हैं सबसे सिंपल हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस में आते हैं वो यही यूज़ होते हैं। तो इनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आगे भी, जिससे आपको ये और क्लैरिफाई हो पाए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो था वो आपको पता है कि क्या लिखा था वहाँ पर हमने, सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारा, सेकंड। तो यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कहाँ बेस्ट सूटेड है, जब बिजनेस नया शुरू हुआ हो। तो अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड जब बिजनेस पुराना हो चुका हो, उसको प्रॉफिट हो रहा हो, तो इस मेथड में हम गुडविल की जो कैलकुलेशन करते हैं वो बेस्ड होती है एक्सेस प्रॉफिट के। और ये एक्सेस प्रॉफिट कहाँ से आता है फर्म के पास, किससे कंपेयर होता है, मतलब कैसे पता चले कि किस प्रॉफिट को एक्सेस कहें। तो जो भी उस एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, मतलब कि उस इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो नॉर्मल प्रॉफिट की हो जाती है, कि नॉर्मल प्रॉफिट उस इंडस्ट्री का क्या है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, मतलब कि जो हम कमा रहे हैं, उसको हम एक्चुअल प्रॉफिट कहेंगे। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगी हमारी, मतलब कि वो हमारा कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, ये वाला सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ ये सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है हमें, और ये उनके लिए होता है जो बिजनेस ऑलरेडी रन करने और अच्छे रन कर रहे हैं। तो एक्सेस प्रॉफिट आपको बता ही दिया कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो जितना ज़्यादा है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से, उसको कहा जाता है एक्सेस प्रॉफिट, और इसी को फिर हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो ये जो एक्सेस वर्ड है ये ही, या एक्सेस जो पार्ट है प्रॉफिट का, वो क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो ये सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं, इसको वही नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो होते हैं वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो वहां से हमें ये मिल जाएगा। देखो अब इसका जो फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, सुपर प्रॉफिट तक हम कैसे पहुंचते हैं वो सीखेंगे। अब तो कैलकुलेशन पर आ गए हम कि गुडविल की जो कैलकुलेशन है अगर हम सुपर प्रॉफिट को यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है, वो पैसा जो मैंने बिजनेस में लगाया है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाला जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, जो भी ओनर का है किसी भी रूप में हो, तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो होता है वो क्या कहलाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। उसी को हम इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी इन्वेस्ट की गई है, मतलब कि वही कैपिटल को ही इक्विटी वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, तो वो निकालना पड़ता है इसके अंदर। उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सुपर प्रॉफिट में है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आप इस पूरी 12th में कैपिटल एम्प्लॉयड को बार बार अलग अलग जगह यूज़ करोगे। तो अगर आपने यहाँ पर इसको सीख लिया निकालना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये अकेला आपको पता नहीं कितने चैप्टर में फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को बहुत अच्छे ढंग से समझिए। इसके 2 मेथड्स होते हैं,
हम इस बैलेंस शीट के थ्रू उन दोनों मेथड्स को समझेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, मैं आपको समझा दूं कि अभी मैंने कैसे कैसे बैलेंस शीट में फिगर्स लिए हैं। सबसे पहले हमारी पार्टनर की कैपिटल होती है, जितना पैसा उस बिजनेस में उस पार्टनर ने लगा रखा है, जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस के। फिर होता है हमारा रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व का मतलब जब हम कुछ पैसा अलग रख दें, ये आपको पता है रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट होता है। और फिर जो तीसरी हेडिंग हमारी लायबिलिटी साइड में आती है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बाहर के लोगों की। तो उसमें हमारे लॉन्ग टर्म लोन वगैरह भी आते हैं, जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। और हमारी कुछ करंट लायबिलिटी भी होती हैं, जैसे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये करंट लायबिलिटी होती है। तो ये सब दोनों मिलकर, ये दोनों चीजें मिलकर हमारी क्या कहलाती हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती हैं। मतलब कि बिजनेस के बाहरी लोगों का पैसा है जो हमें चुकाना है। एसेट साइड में आए तो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, जिनको हम नॉन करंट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम जो है वो नॉन करंट एसेट्स भी है। करंट एसेट्स जो वही डेटर्स वगैरह, कैश वगैरह, बिल्स रिसीवेबल वगैरह, ये सब करंट एसेट्स होती हैं जो विद इन 1 ईयर जो है रियलाइज हो जाएंगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती हैं जो इसी वैसे नॉन करंट एसेट का पार्ट है, पर हमने इसको अलग से लिखा है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने ट्रेडिंग पर्पस से नहीं कर रखी, शेयर वगैरह खरीद रखे हैं, तो उसको हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एक होती है हमारी फिक्टिटियस एसेट्स, वो एसेट है ही नहीं, जो जबरदस्ती एसेट्स बना रखी है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, जैसे डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर वगैरह। तो ऐसी कुछ फिक्टिटियस एसेट्स आपको मिलेंगी जो रियल में कोई एसेट्स नहीं है, पर हमने उनको क्या बना रखा है? एसेट बना रखा है। ठीक है, तो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि जब एडवर्टीजमेंट पर हम बहुत हैवी खर्च कर देते हैं तो उस पैसे को हम कई साल में राइट ऑफ करते हैं। तो जितने वो या राइट ऑफ नहीं होता वो हमारी एक एसेट के रूप में हमारा लिखा रहता है, और उसको हम लिखते किस नाम से हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? कुछ भी नहीं है, खर्चा तो हो चुका, पर हम उसको किस नाम से अपनी बुक में दिखा रहे हैं अभी भी? क्योंकि हम 1 साल में राइट ऑफ करेंगे तो हमें उस साल बहुत लॉस हो जाएगा, तो हमने उसको अभी क्या बना रखा है? एक फिक्टिटियस एसेट्स के रूप में एसेट में दिखा रखा है। तो ये दोनों चीजें अलग लेने का एक विशेष कारण है, ये आपको कारण बताऊंगा अभी। तो अभी आपको ये समझना है कि फिक्टिटियस एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो ये हमारे को बहुत मदद करेगा। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी बैलेंस शीट को डिवाइड कर लिया। तो जब भी आपके सामने बैलेंस शीट आए आप इस तरीके से उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस अलग कर देना, ये दोनों अलग हो जाते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज बिल्कुल अलग कर देना। यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ये दोनों एक साथ रहती हैं, बस ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब इस बेस पर 2 अप्रोच हमारी बनती हैं। सबसे पहले पहली अप्रोच देखते हैं। ये वाली अप्रोच है जो अभी आई है हमारे सामने, इसको हम लायबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब ये कहाँ से ली गई है? कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से निकाली होगी? हमारी लायबिलिटी साइड से। तो इसीलिए इसको लायबिलिटी या लायबिलिटीज, क्योंकि एक से ज़्यादा होती हैं, तो लायबिलिटीज साइड अप्रोच कहलाती है ये। यहाँ पर जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं वो किस साइड से निकाल रहे हैं? लायबिलिटी साइड से, जिसको हम लायबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं। कैसे निकलता है? ये कैपिटल आती है इसमें, तो ये कैपिटल यहाँ आ जाती है। जो ये रिजर्व एंड सरप्लस है, इसमें कुछ रिजर्व जो हैं या कुछ सरप्लस जो हैं वो फ्री होंगे। फ्री का मतलब वो किसी भी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए यूज नहीं होंगे, तो उनको हम फ्री रिजर्व कहते हैं। देखिए, अब आपने पढ़ा है कि कुछ रिजर्व जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, तो रिजर्व फॉर सो एंड सो, किसी भी नाम से उस रिजर्व को रख दिया कि रिजर्व फॉर कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, तो वो रिजर्व आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, उसका कहाँ यूज होगा? सिर्फ कंपनसेशन देने में, तो वो यहाँ नहीं आ सकता। आपको यहाँ पर वो प्रॉफिट या वो रिजर्व लेना है जो फ्री है, जैसे जनरल रिजर्व, जिसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे रिजर्व को हम फ्री रिजर्व कहते हैं। तो इसमें से कभी कभी कुछ पार्ट निकालना पड़ता है, बेसिकली ये नॉर्मली यहाँ पर हमारा पूरा आता है। तो कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों ये चीजें ले ली हमने, और उसके बाद ये जो इस तरफ जो ये 2 चीजें लिखी हैं हमने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिटियस एसेट, इन दोनों को प्लस कर कर इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारी क्या आ जाती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है? इन दोनों का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, तो ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है जिसके थ्रू आप
क्या निकाल सकते हो, बिजनेस में कितना पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है उनका लगा हुआ है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। इस कैपिटल एम्प्लॉयड का आगे एक नाम और पढ़ेंगे हम, अभी आप ये समझो कि लायबिलिटी साइड से हम इस तरह निकलते हैं। दूसरी जो अप्रोच आती है, जो अभी ये आपके सामने आई है, ये एसेट साइड अप्रोच है। यहाँ पर मेन पार्ट किसका है, एसेट साइड का, तो इसीलिए इसको एसेट साइड अप्रोच कहा गया है। यहाँ हम टोटल एसेट्स लेते हैं। अब ये टोटल एसेट्स क्या टोटल है, इसमें दो चीजें नहीं आएंगी, ना फिर टीटीएस एसेट्स आएंगी, ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगी, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग लिखा था। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो ये एसेट्स बचती हैं, ये इतना, ये हमारा टोटल एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, और फिर इस टोटल एसेट्स में से ये जो इधर की एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं ये माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देखोगे तो दोनों तरीके से एक ही आंसर आएगा। तो जब क्वेश्चन करेंगे, जब दिखाऊंगा कि कैसे एक ही आंसर आता है दोनों से, और आएगा हमेशा एक ही। तो अभी आप दोनों अप्रोच को अलग अलग समझना। ठीक है, लायबिलिटी साइड में इन दोनों को प्लस करोगे, ये माइनस करोगे इधर वाली, एसेट साइड में इन दोनों को प्लस करोगे और जितनी एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो माइनस करोगे। ठीक है, तो अगर ये सीख लिया आपने तो आपको ये बहुत सारे चैप्टर्स में फ़ायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहला काम जो हम सुपर प्रॉफिट में कर रहे थे, देखिए हमारा टॉपिक क्या था, सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट निकालने में हमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है, तो वही निकालने के तरीके मैंने आपको बताए। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। किसके ऊपर बेस्ड होगा, जो अभी हमने निकाली कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है कि जो वो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने वहां से निकाली वो इनटू में मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में गिवन होगी कि उस इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उस इंडस्ट्री में जितनी बाकी फर्म्स हैं वो नॉर्मली कितना कमा रही है, उसको कहा जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआरआर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन में गिवन होती है नॉर्मली, और ये पूरी इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट होती है। तो उस बेस पर हम नॉर्मल प्रॉफिट उस ऑर्गेनाइजेशन का निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ आपके सामने कि जैसे मान लिया कैपिटल एम्प्लॉयड उस मेथड से हमने जो निकाली वो 5 लाख आई। दोनों मेथड से सेम आएगी, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब अगर इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% है, तो मैं 10 ऊपर लिखूंगा और बाय 100 करूंगा, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा है। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, तो कुछ स्पेशल ये नहीं लिखा मैंने। एक बार मैं दोबारा यहाँ पर लिख दूं कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारी, 5 लाख, इनटू में 10% एनआरआर थी, और डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ रहा था, 50,000। ये एनआरआर कहाँ से गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगी। अब हम निकालते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, कुछ भी कह लो, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। अब ये एवरेज उसी तरीके से निकलेगी जो पिछले वाले में सीखा, अगर नहीं दी हुई है तो, गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो उस एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट को हम उसी तरीके से निकालेंगे जो फर्स्ट केस में सीख के आए हैं, और फिर उसके बेस पर अब हम क्या निकालेंगे, अपना सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हम कहाँ पहुँचना है, हमें सुपर प्रॉफिट पे। तो सुपर प्रॉफिट पर पहुँचने के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो मैंने वो बता दिया आपको कैसे निकलती है। तो अब सुपर प्रॉफिट पर चलते हैं। सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रियल प्रॉफिट है। मान लिया इस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में जो हमने फिगर निकाली या क्वेश्चन में गिवन थी वो 70,000 थी, कि एक्चुअली में हम कितना कमा रहे हैं, 70,000। तो एवरेज प्रॉफिट 70,000 है मेरी कंपनी का, और इस इंडस्ट्री में दूसरों से अगर कंपेयर करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, नॉर्मल 50,000। तो मेरी कंपनी मेरी रेपुटेशन की वजह से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की वजह से, मेरे कॉन्टैक्ट की वजह से कितना एक्सेस कमा रही है, 20,000। तो इस 20,000 को ही हम क्या कहेंगे, अपना सुपर प्रॉफिट कहेंगे। सुपर प्रॉफिट निकल गया। तो अब गुडविल कैसे निकलनी थी, ये आपको पता ही है कि गुडविल में क्या होगा, ये सुपर प्रॉफिट जो कितना आया हमारा 20,000, इसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे, मान लिया इस क्वेश्चन में वो 3 है,
ये जो फिगर है ये क्वेश्चन में गिवन होती है, ये आपको समझना है, बस ये आपको ढूंढनी होती है। तो हमारा जो टोटल गुडविल जो फर्म की है, इस बात को याद रखना, मैं ये वर्ड बार बार बोलूँगा आपको, जिससे आपको रट जाए कि जो ये हम गुडविल निकाल रहे हैं ये फर्म की निकाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। तो हमने गुडविल निकाल ली सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। अब हम तीसरे जो मेथड है उस पर चलते हैं, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, जहां हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालते हैं। तो इस मेथड में यहाँ पर भी दो मेथड हैं। एक मेथड कहता है कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज करो, और एक मेथड हमें कहता है कि सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज करो। पहले हम एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सीखते हैं, कैपिटलाइजिंग या कैपिटलाइजिंग ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो निकाली जाती है, कैसे डिडक्ट किया जाता है, क्या अमाउंट जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी है जो हमने उसमें निकाली, अभी सुपर प्रॉफिट में निकाली थी ना कैपिटल एम्प्लॉयड, वही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो जो मेरी बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकाली जाती है, और फिर ये देखी जाती है कि कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के बेस पर क्या होगी। तो ये देखेंगे कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है, वो अभी हम आगे सीखेंगे। तो हम इन दोनों को जो माइनस करेंगे उससे जो फिगर आएगी वो गुडविल आएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं होते, ये आपको याद रखना है। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको कहीं पर भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं मिलेंगे। तो ये वो एक फिगर है, नंबर या एक फैक्ट है, डिटेल है, जो आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन को जब आप कैपिटलाइज करोगे तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस मेथड को यूज कर रहे हो। ये चीज नहीं मिलेगी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कैपिटलाइजेशन मेथड में नहीं मिलते। आगे चलते हैं, देखते हैं कि वो कैपिटलाइज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ सारा जो काम है वो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यही है एवरेज, क्योंकि जब मेथड ही यही है तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही निकलेगा, जैसे उसमें निकलता था। एवरेज वही होती है तो वो उसी तरीके से निकलेगी। अब वो चाहे सिंपल हो या वेटेड एवरेज हो, निकलेगा उसी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। फिर जो दूसरी चीज हमें इसमें निकालनी होती है वो होती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें अगली जो फिगर निकालनी होती है वो कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होती है। किसके ऊपर बेस होगी? ये एवरेज प्रॉफिट पर। कैसे निकलती है ये सीखना जरूरी है। तो इसको निकालने के लिए ये जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, इसको यहाँ पर 100 ऊपर आएगा, ये आपको समझना है। और जो NRR जो सुपर प्रॉफिट में भी थी वो नीचे आएगी। ठीक है। अब मान लिया आप ये मानिए कि इस कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और उसमें हमारी जो एवरेज प्रॉफिट आई है वो 70,000 आई है। ठीक है। तो फिर कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी? ये जो 70,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है ये इनटू में 100, और अगर मान लिया जो ये NRR है जो क्वेश्चन में गिवन होगी, ये हमें 10 दी हुई है तो 10 नीचे लिख देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट कर आपके पास जो कैपिटलाइज वैल्यू उस बिजनेस की आएगी, मतलब उस बिजनेस में कैपिटल कितनी इंप्लॉयड होनी चाहिए? 7 लाख। ठीक है। तो ये हमने निकाल ली कैपिटलाइज वैल्यू। स्टेप 3 हमें क्या बताएगा कि अब आप क्या निकालो? कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? देखो ये 7 लाख याद रखना, क्योंकि इस पर आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप याद रखो कि ये कितनी फिगर थी हमारी? 7 लाख। कैसे निकली थी? 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR जो 10 थी। तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कितनी आ गई थी? 7 लाख। अब मैं जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस की वो निकालेंगे। उसका वही तरीका है जो आपने सुपर प्रॉफिट में सीखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसी हमने सुपर प्रॉफिट में निकाली थी ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे, चाहे हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच को अपनाएं या क्रेडिट साइड एसेट साइड अप्रोच को अपनाएं। तो उस बेस पर जैसे हमारी फिगर आती है वहां से 9 लाख, तो फिर हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गुडविल जो है वो कैलकुलेट होती है, ये फिगर थोड़ी गलत हो रही है, तो हमारी गुडविल की जगह यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो उल्टा आ जाएगा। मान लिया हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर वो 5 लाख निकल कर आती है। तो फिर हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे?
कैपिटलाइज वैल्यू जो कितनी थी 7 लाख, इस 7 लाख में से जो हमारे होनी चाहिए हमारी एक तरीके से, और हमारी है कितनी 5 लाख, अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो फिगर निकल कर आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल। तो इस मेथड में इस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो कैपिटल या बिजनेस में पैसा होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या थी जो उस इंडस्ट्री में नॉर्मल चल रही है, तो उस हिसाब से हमें कितने पैसे मिलने चाहिए 7 लाख, और हमारी हैं कितने अभी 5 लाख। तो वो जो 7 लाख हैं वो किस वजह से हैं, गुडविल की वजह से हैं। जैसे गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख। तो यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ज़्यादा मिलेगी आपको, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके बिजनेस की आएगी वो कम आएगी। तो ये मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाल रहे थे। तो सुपर प्रॉफिट हमें कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाल रहे थे, यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। तो पहले वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको एक बार दिखा दूं कि गुडविल जो इसमें असर्टेन होती है वो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर निकलती है, मतलब कि हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को जो करते हैं वो किससे करते हैं, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एनआरआर तो गिवन होती है क्वेश्चन में, ये तो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। आपको जो निकालना पड़ेगा अभी वो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाए तो फिर हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें हम इस एनआरआर को यूज करते हैं। और उसके बाद जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या जिसको हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं वो निकालते हैं। और एवरेज प्रॉफिट के बाद हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से ये माइनस हो जाता है तो हमारा क्या निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम जो होता है हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगा। आगे जो आता है वो हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका आता है। इसमें सीधा गुडविल निकलती है, बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं होता। तो गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट जितना भी आया, मान लिया इस क्वेश्चन में मैं कहूँ कि मेरा 20,000, ये सारी प्रोसेस को अपनाकर 20,000 का सुपर प्रॉफिट आया। तो सुपर प्रॉफिट जो 20,000 आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो एनआरआर मान लिया हम 10 ही मान रहे हैं, तो अभी भी हम कितनी मान रहे हैं, 10। तो हमारा गुडविल की जो वैल्यूएशन है इस बेस पर कितनी हो जाएगी, 2 लाख। तो ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आपको सुपर प्रॉफिट सीखना जरूरी है, जो मैंने आपको सिखा दिया था वहां पर। अगर सुपर प्रॉफिट आप निकाल पाओगे तो फिर गुडविल निकालना यहाँ पर कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये थे तीनों तरीके से, तीनों मेथड जो भी जिस पर पार्टनर एग्री हो उसको हम, जो वो नीड थी, ठीक है, क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो वो जो 6 नीड है, अब चाहे उन 6 नीड को मैं अगर आपके सामने एक बार रिवाइज करूं, क्योंकि आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि गुडविल कब कैलकुलेट की जा रही है, तो हम उन 6 जो नीड्स हैं हमारी, हम उनको देखते हैं। देखिए उसमें पहली जो नीड थी वो ये थी कि जब क्या हो रहा हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। ठीक है, सबसे पहला जो गुडविल को निकालने की जरूरत क्या पड़ती है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें गुडविल को वैल्यू करना होता है। दूसरा जो केस आता है हमारे पास, वो आता है जब हम किसी को एडमिशन दें, नया पार्टनर शामिल करें अपनी फर्म के अंदर। थर्ड के अंदर हम रिटायरमेंट कर दें उसकी। फोर्थ केस है कि डेथ हो जाए पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली। फिफ्थ केस है कि डिसोल्यूशन हो जाए फर्म का, फर्म ही बंद हो जाए। और सिक्स्थ केस जो था वो एमलगमेशन था।
थर्ड 6 केस क्या था, अमलगमेशन। तो इन बेस पर हम पूरा अपना जो है गुडविल को वैल्यू करते हैं। ये 3 मेथड से हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अगली 1-2 वीडियो में मैं आपको इनके ऊपर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा कर दिखाऊंगा जो बोर्ड में आए हैं और या जो नॉर्मली डिफ़िकल्ट माने जाते हैं वो। तो आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।